तो वापस स्वागत है और यह लेक्चर संख्या 52 है। आज इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल के बारे में बात करेंगे और मुख्य रूप से हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस और उनकी सॉल्यूशन टेक्निक्स को कंसिडर करेंगे। तो आज हम इन दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स पर फोकस करेंगे। एक हम कंसिडर करेंगे dy ओवर dx f एक्स वाई के इक्वल है तो एक्स वाई फंक्शन राइट हैंड साइड, और दूसरा फॉर्म जिसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे वो है m एक्स वाई डी एक्स प्लस और n एक्स वाई डी वाई शून्य के इक्वल है। तो ये दो प्रकार के फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिन्हें हम इसमें और अगले कुछ लेक्चर्स में शामिल करेंगे। तो सॉल्यूशन टेक्निक्स, तो सॉल्यूशन के तरीके क्या हैं? पहला तरीका है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो कुछ टेक्निक्स की जल्दी से समीक्षा करेंगे जो मूल बातें बहुत फंडामेंटल हैं और डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हर स्टेज में उनकी आवश्यकता होती है। तो उनमें से एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है। तो यदि इस फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जा सकता है तो हमारे पास f1 y dy ओवर dx इक्वल f2x है। तो यहाँ पॉइंट यह है कि y का फंक्शन यदि हम एक तरफ और दूसरी तरफ x का फंक्शन मिला सकते हैं तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि यह इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है, क्योंकि अब हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड केवल y का फंक्शन है और राइट हैंड साइड सब कुछ x का फंक्शन है। तो यदि हम इस तरह के फॉर्म में रख सकते हैं तो हम आसानी से इन इक्वेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर हम कहते हैं कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल है और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन एक बार जब हम वेरिएबल को अलग कर देते हैं तो ऐसे लिखा जा सकता है। हम इसे यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं या हम पहले इस इक्वेशन को f1 y और dy इक्वल f2x और dx लिख सकते हैं और फिर हम इस इक्वेशन को आसानी से इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ बराबर है। तो y dy का f1 इक्वल है इस f2x dx और प्लस इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो इस तरह का एक उदाहरण देखें जो यहाँ दिया गया है कि dy ओवर dx इक्वल e⁻x-2y प्लस एक्स स्क्वायर और e⁻−2y है। तो यदि हम इस फंक्शन के राइट हैंड साइड करीब से देखते हैं तो हम उस e⁻x को देखते हैं क्योंकि इसे हम यहाँ पहले e⁻x इंटू e⁻−2y के रूप में लिख सकते हैं और यह टर्म हमारे पास पहले से ही सेपरेबल फॉर्म में है। तो यह 2y और अब हम क्या करते हैं e⁻−2y हम कॉमन के रूप में ले सकते हैं और यह इक्वेशन के दूसरी तरफ जा सकता है और यह एक तरफ है e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा। तो यह इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं और फिर हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे फिर से लिख सकते हैं। तो हम इसे मूल रूप से e⁻2y को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड अब e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता है। y से फ्री है तो हमारे पास इस साइड में सब कुछ y का फंक्शन है और राइट हैंड साइड हमारे पास x का फंक्शन है। तो अब हम आसानी से इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं और हमें इंटीग्रेट करके प्राप्त होगा e⁻2y और डिवाइडेड बाय 2 और राइट हैंड साइड पर e⁻x है जो e⁻x देगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा और यहाँ एक्स स्क्वायर x³/3 बन जाएगा जब हम इस एक्स स्क्वायर और इस इंटीग्रेशन के एक कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं जिसे हम यहाँ c1 कहते हैं। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम उदाहरण के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 सकते हैं। फिर से सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ e⁻2y इक्वल है यहाँ 2 है, यह राइट हैंड साइड जाएगा तो 2e⁻x प्लस यह 2/3 और यह x³ और प्लस 2 टाइम्स c1 जिसे हमने यहाँ कांस्टेंट c से यहाँ डिनोट किया है। तो यह वह सॉल्यूशन है जो इस इम्प्लीसिट फॉर्म में दिया गया है। तो यह इस वेरिएबल को सेपरेट करके दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का इम्प्लीसिट सॉल्यूशन है। तो इसे
इंटीग्रेट करना और इसका सॉल्यूशन पता करना आसान था। तो यह बहुत ही बेसिक टेक्निक्स में से एक है जिसका उपयोग हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। और अन्य ऐसे इक्वेशन होते हैं जिन्हें वेरिएबल्स के सेपरेबल में रिड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि दिए गए इक्वेशन में इन वेरिएबल्स के संदर्भ में सेपरेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे कुछ सब्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया जा सकता है सेपरेबल फॉर्म में, और फिर हम उस प्रक्रिया को फिर से दोहरा सकते हैं जो हमने सेपरेबल इक्वेशंस के लिए की है। उदाहरण के लिए, यदि हम यह dy/dx इक्वल f x प्लस बी वाई प्लस सी कंसिडर करते हैं, इसलिए यदि हमारे यहाँ इसका फंक्शन है x प्लस बी वाई प्लस सी, या यह फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई है, तो इस तरह दिया गया इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में नहीं हो सकता है। लेकिन यदि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इस मामले में हम इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस एक्सप्रेशन के लिए एक नया वेरिएबल देंगे, या हम एक्स प्लस बी वाई को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब इक्वेशन इस फॉर्म में दिया जाता है तो किसी भी स्थिति में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मान लें कि यहाँ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नए वेरिएबल वी के इक्वल है, या इस मामले में ए एक्स प्लस बी वाई वी के इक्वल है, तो क्या होगा? तो यदि हम यह डिफरेंशिएट करते हैं यह रिलेशन डी वाई ओवर डी एक्स पाने के लिए, तो क्या होगा? यह ए टाइम यह एक्स हमें यहाँ बस ए देगा जब हम बी डी वाई ओवर डी एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, और यह कांस्टेंट है तो 0 dv ओवर dx के इक्वल है, और सेम एक्सप्रेशन मिलेगा जब हम यह ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल वी को डिफरेंशियल करते हैं। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हम इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस तरह के दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन, या हम यहाँ वी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जब यह इक्वेशन दिया जाता है। तो इस मामले में हमें यह रिलेशन मिलेगा कि यह नया वेरिएबल वी और एक्स के संदर्भ में डेरिवेटिव ए प्लस बी डी वाई ओवर dx फॉर्म में होगा। हमारे पास यह हो जाने के बाद हम अब वापस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि हमें v में नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। तो v अब डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे पहले y यहाँ था, और अब यदि हम dy ओवर dx सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ dy ओवर dx हमें क्या मिलता है? dy ओवर dx dv ओवर dx राइट हैंड साइड माइनस ए प्राप्त होगा, और फिर हमें इसे b से भी डिवाइड करने की आवश्यकता है। तो यह dy ओवर dx को इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, और फिर हम इस टर्म को अब यहाँ dy ओवर dx के लिए प्राप्त करेंगे, और फिर f के इक्वल है, और इसे हम पहले ही v के रूप में सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। चाहे यह इक्वेशन हो या यह इक्वेशन, हमें दोनों से सेम इक्वेशन प्राप्त होगी, जो यहाँ एक ओवर बी डी वी ओवर डी एक्स माइनस ए इक्वल एफ वी का फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को अब हम फिर से लिख सकते हैं। तो डी वी ओवर डी एक्स इक्वल होगा, इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई बाय बी करते हैं तो यह बी एफ वी होगा, और फिर यह ए भी राइट हैंड साइड जाएगा। तो हमारे पास डी वी ओवर डी एक्स इक्वल बी टाइम्स यह वी का फंक्शन प्लस ए है। और अब यह इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में है क्योंकि राइट हैंड साइड केवल v है। यहाँ अब कोई x नहीं है, तो हम सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले जा सकते हैं, और फिर यह dx x का यह डिफरेंशियल राइट हैंड साइड जा सकता है। तो हमारे पास यह सेपरेबल फॉर्म है जो हम इस रूप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यह एक इसका इंटीग्रल ओवर बी वी प्लस ए, और यह b के संदर्भ में, और फिर राइट हैंड साइड x का इंटीग्रल होगा। तो हमारे पास v के टर्म्स में सॉल्यूशन प्राप्त करने के बाद इसका सॉल्यूशन है। हम फिर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि क्या यह दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन की स्थिति के आधार पर v इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। तो हम y के टर्म्स में फिर से फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब हम इस प्रकार का उदाहरण लेते हैं। तो dy ओवर dx यह sec x प्लस के इक्वल है। तो इस फॉर्म में दिया गया यह
इक्वेशन सेपरेबल नहीं है क्योंकि हम इस सभी x को एक साइड और y को दूसरी साइड नहीं ला सकते हैं, इसलिए हमें उस आइडिया का उपयोग करना होगा जो उसके ठीक पहले डिस्क्राइब किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह x प्लस वाई हम v के रूप में सेट करेंगे। तो अब हम इस dy ओवर dx प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्लस dy ओवर dx है जो dv ओवर dx के इक्वल है। फिर यह dy ओवर dx होगा dv ओवर dx माइनस 1 होगा। तो हमारे पास y से v में यह परिवर्तन है जिसे हम दिए गए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए दिया गया इक्वेशन होगा अब dv ओवर dx माइनस 1 dv ओवर dx माइनस 1 से किस v के इक्वल है। अब यह इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में है और हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से पहले हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यह सेक v जिसका अर्थ है 1 ओवर कॉस v, तो हम 1 प्लस कॉस v ओवर कॉस v लिख सकते हैं और फिर हम थोड़ा और v बाय 2 टर्म्स में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम 2 टाइम्स कॉस v लिख सकते हैं जिसका अर्थ है 2 कॉस स्क्वायर v बाय 2 जो कि 1 प्लस कॉस v के लिए है और यहाँ कॉस v 2 कॉस स्क्वायर v बाय 2 माइनस 1 होगा। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो ये सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे और dx यह डिफरेंशियल राइट हैंड साइड जाएगा और फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा जब हम ऐसा करेंगे तो यह ऑर्डर रिवर्स होगा। तो हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर v माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर v बाय 2 है और ऐसा होगा। यहाँ चेक करें तो जब लेफ्ट हैंड साइड जाए तो यह कॉस स्क्वायर v बाय 2 माइनस 1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर v बाय 2 हो जाएगा और ठीक वैसा ही हमारे पास है। तो एक क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर v बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर v बाय 2 जो 1 होगा और माइनस यह 1 बाय 2 और 1 ओवर कॉस स्क्वायर v बाय 2 होगा सेक स्क्वायर v बाय 2। तो यह अब यहाँ इंटीग्रेट है, यहाँ एक माइनस हाफ सेक स्क्वायर v बाय 2। इसे हम इस v पर इंटीग्रेट करेंगे और राइट हैंड साइड पर हमारे पास इस dx का इंटीग्रल है। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यह v1 जब हम v पर इंटीग्रेट करते हैं तो यह v देगा और फिर यहाँ सेक स्क्वायर v बाय 2 से तो यह हाफ पहले से ही यहाँ है, इसलिए यह सेक स्क्वायर ए v जो है यह v बाय 2 देगा। इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड v माइनस ये इंटीग्रल है यह सेक स्क्वायर v बाय 2 के लिए tan v बाय 2 और राइट हैंड साइड सिर्फ x प्लस इंटीग्रेशन का यह कांस्टेंट है। और अब हमें इस v को वापस x प्लस वाई के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है। तो वह अब v यहाँ से x प्लस वाई है, तो हम इस x प्लस वाई को यहाँ माइनस यह tan v लिख सकते हैं। फिर से x प्लस वाई बाय 2 x प्लस सी के इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड भी x प्लस वाई है। तो जब हम v के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह x प्लस वाई राइट हैंड साइड में भी x था, इसलिए यह x कैंसिल हो जाता है और फिर हमारे पास यह सॉल्यूशन के रूप में है कि y माइनस यह tan x प्लस वाई बाय 2 इस कांस्टेंट c के इक्वल है। तो यहाँ दिया गया इक्वेशन फिर से सेपरेबल फॉर्म में नहीं था, लेकिन यहाँ इस सब्स्टिट्यूशन को करने से x प्लस वाई इस v के इक्वल है। फिर नया इक्वेशन जो अब v यहाँ v में dv ओवर dx सेक v प्लस 1 के इक्वल है, यह सेपरेबल फॉर्म में है और इसलिए हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और अंत में हमें यह फिर से इम्प्लीसिट सॉल्यूशन मिला है। इसलिए y माइनस tan x प्लस वाई बाय 2 हर कांस्टेंट के बराबर है। तो अन्य प्रकार के इक्वेशंस अब हम कंसिडर करेंगे, इन्हें होमोजीनियस इक्वेशंस कहा जाता है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कहा जाता है यदि यह इस फॉर्म का है या इसे यहाँ इस फॉर्म में रखा जा सकता है। तो dy ओवर dx इस y के फंक्शन y ओवर x के इक्वल है। तो यदि
हम प्रत्येक फंक्शन को राइट हैंड साइड dy ओवर x फंक्शन y ओवर x के रूप में ला सकते हैं। तब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अब हमारे पास सॉल्यूशन टेक्निक है जिसका उपयोग हम इस तरह के होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। और यहाँ ट्रिक यह है कि हम इस y ओवर x को नए वेरिएबल के रूप में लेते हैं, इसलिए यहाँ हमने इसे यह भी लिया है। और फिर अब हम इस dy ओवर dx फॉर्म इस टर्म में प्राप्त करेंगे। तो इस रिलेशन में हमारे पास मूल रूप से y x v के इक्वल है और फिर dy ओवर dx। जब हम यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लागू होगा और हमारे पास v डेरिवेटिव ऑफ x और प्लस यह x और v का डेरिवेटिव है। तो इस रिलेशन से हम यह प्राप्त करेंगे। तो dy ओवर dx v प्लस x dv ओवर dx के इक्वल है। तो अब यह रिलेशन है। हम अपने इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं जो इस dy ओवर dx इक्वल फंक्शन ऑफ y ओवर x फॉर्म में दिया गया था। तो यह अब dy ओवर dx इसे v प्लस x dv ओवर dx से बदल दिया जाएगा। यहाँ v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स वी के फंक्शन के इक्वल है क्योंकि हमने y ओवर x यहाँ v के रूप में मान लिया है। इसलिए यह एक नया इक्वेशन है जो फिर से सेपरेबल फॉर्म में है क्योंकि यह v हम इसे राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं। तो हमारे पास एफ वी माइनस वी है, इसलिए राइट हैंड साइड में v के साथ सब कुछ है और लेफ्ट हैंड साइड इस x के साथ। तो यहाँ यह भी अब v में सेपरेबल इक्वेशन है और अब हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो dv और राइट हैंड साइड जब हम इस v को लेते हैं तो यह अब एफ वी माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स प्लस सी के इक्वल होगा। तो यह एक सेपरेबल फॉर्म है जिसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हम v को y बाय एक्स से y और x के टर्म्स में सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इस उदाहरण के माध्यम से जाते हैं जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। यदि हम इस इक्वेशन को dy ओवर dx इस डिफरेंशियल को यहाँ डिवाइड करके फिर से लिखते हैं तो dy ओवर dx माइनस होगा क्योंकि यह टर्म राइट हैंड साइड जाएगा, इसलिए माइनस साइन के साथ। और यह एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर जो कि न्यूमरेटर टर्म है और यह y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y से डिवाइडेड है। इसलिए अब हम महसूस कर सकते हैं कि हम इसे इस y ओवर x फॉर्म में रख सकते हैं क्योंकि यह सब यहाँ डिग्री है, यहाँ 3 भी, यह 3 2 प्लस 1 यहाँ 3 और यहाँ 3 है। तो हमारे पास यह इक्वेशन है। हम इस फॉर्म में आसानी से फिर से लिख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ इस एक्स क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं और यह एक्स क्यूब यहाँ डिनोमिनेटर में। तो ऐसा करने से हमारे पास 1 प्लस 3y ओवर एक्स क्यूब है। क्योंकि हमने इस एक्स क्यूब को डिवाइड किया है तो यह x कैंसिल होगा, हमारे पास यह स्क्वायर है। तो यह वास्तव में एक स्क्वायर होगा न कि क्यूब टर्म। तो यहाँ यह स्क्वायर y बाय एक्स और फिर यहाँ y ओवर x यह क्यूब और 3 है। जब हम एक्स क्यूब को डिवाइड करते हैं तो y ओवर x, तो अब यहाँ सब कुछ इस y ओवर x टर्म्स में y बाय x के फंक्शन के रूप में है। तो यह इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में है और अब हम इस y ओवर x को v के रूप में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिसे हमने पहले ही समझाया है और परिणामस्वरूप यहाँ यह dy ओवर dx v प्लस x dv ओवर dx होगा। तो अब हम यहाँ अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो v प्लस यह x dv ओवर dx और फिर हमारे पास यह माइनस साइन है और फिर 1 प्लस 3 यह y ओवर एक्स v, तो v और इस v क्यूब से डिवाइड किया गया है और प्लस यह 3v। तो अब यह इक्वेशन हम इस v को राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं और इक्वेशन b और के टर्म्स में सेपरेबल है, इसलिए इसे राइट हैंड साइड ले जाते समय यह माइनस v4 और माइनस 6v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 3v करेंगे। जब हम यह v राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब यह इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में है। हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जा सकते हैं और राइट हैंड साइड इस dx ओवर x
जाएगा और फिर हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने कर दिया, तो 1/x dx, और यह दूसरे राउंड में अग्रसर है। यहाँ v क्यूब प्लस 3v ओवर यह v4 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 है, और हमने दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि डिफरेंशिएशन अब यह है। जब हमें यह v4 प्लस 6v स्क्वायर मिलता है तो यह 4 टाइम्स अब v3 और फिर 12 टाइम्स v हो जाएगा, जहां वास्तव में यह है इस सेटिंग का डिफरेंशियल है, ताकि हम अब आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। और यहाँ हमारे पास 4/x हैं, तो राइट हैंड साइड भी इंटीग्रेट करना आसान है। तो अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब माइनस यह फिर से लघुगणक है क्योंकि इसका यह डेरिवेटिव वास्तव में न्यूमेरेटर में सेटिंग है। तो हमारे पास इस v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 का लघुगणक है, और यह 4 टाइम्स और फिर से x के लघुगणक के इक्वल है, और हमने x को पॉजिटिव माना है। साथ ही इंटीग्रेशन के इस कांस्टेंट को हमने लघुगणक फॉर्म में लिया है, तो कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ तो c का लघुगणक है। और अब हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो हम इसे log x4 और फिर यहाँ हमारे पास यह log c के रूप में लिख सकते हैं। तो यह मूल रूप से यह c x4 है, और यह भी हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं। तो हमारे पास यह सब log x4 प्लस log c और प्लस यह log v4 प्लस 6 v स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम सभी लॉग्स को, इन सभी टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं, और हम यहाँ क्या प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ एक स्टेप पहले हमें क्या मिलेगा, log यहाँ x4 प्लस यह log c, और साथ ही हमें यह log v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 0 के इक्वल है। तो यहाँ यदि हम सब कंबाइन करते हैं तो यह log और c x4 और साथ ही यह v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 और राइट हैंड साइड 0, और फिर एक्सपोनेंशियल दोनों साइड लेने पर हमें v4 प्लस यह 6 v स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, और यह एक्सपोनेंशियल 0 1 के इक्वल है। तो हमें यहाँ ठीक यही c x4 और v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल मिला है। तो अब यह तो हमें इस v को वापस सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है, जो y ओवर x था। तो यहाँ हमारे पास c x4 है, और यह v y ओवर x है। तो हमारे पास y 4 ओवर x4 है। यहाँ हमारे पास 6y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 1 के इक्वल है। और अब यह x4 भी हम इस ब्रैकेट के अंदर ला सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, c टाइम्स यह y4 प्लस यह 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जहाँ प्लस यह x4 और 1 के इक्वल है, और वह फिर से सॉल्यूशन है, इम्प्लीसिट फॉर्म में दिया गया है। तो हमारे पास y और x इम्प्लीसिट फॉर्म में दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के रूप में दिए गए हैं। अब इस लेक्चर के लिए हमारे पास लास्ट इक्वेशन हैं, जिन्हें इस होमोजीनियस फॉर्म में फिर से रिड्यूस किया जा सकता है। दी गई इक्वेशन सीधे होमोजीनियस रूप में नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम इसे होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। और यही वह इक्वेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। dy ओवर dx इक्वल x प्लस बी वाई प्लस c डिवाइडेड बाय इसे के प्राइम। यहाँ तो बस इस कांस्टेंट का नया नाम स्वाभाविक रूप से डेरिवेटिव नहीं है, बस एक और अन्य कांस्टेंट है। यहाँ ए प्राइम बी प्राइम एक और कांस्टेंट प्लस सी प्राइम कांस्टेंट के लिए अन्य नाम। इसलिए जब इक्वेशन इस फॉर्म में दिया जाता है, और साथ ही इस कंडीशन के साथ कि यह ए ओवर यह ए प्राइम बी बाय बी प्राइम के इक्वल नहीं है, तो अगर यहाँ ऐसा है, तो अगर वे इक्वल हैं तो यह अनुपात बराबर है। तो बी ओवर बी प्राइम और इक्वल है, मान लेते हैं लैम्ब्डा के इक्वल है, और फिर हमारे पास ए प्राइम लैम्ब्डा के इक्वल है, और बी भी इस बी प्राइम लैम्ब्डा के इक्वल है। तो क्या होगा जब हमारे पास यह रिलेशन होगा, और जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह फंक्शन बन जाएगा
तो या तो हम ए रिप्लेस करते हैं या ए प्राइम रिप्लेस करते हैं। तो इस मामले में हमें यहाँ क्या मिलेगा? जब हम ए को रिप्लेस करते हैं तो यह सब कुछ इस ए प्राइम एक्स प्लस बी प्राइम वाई का फंक्शन बन जाएगा और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं इसे नए वेरिएबल में सब्स्टिट्यूशन करके। वास्तव में कोई और नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट ही नहीं करना होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, लेकिन यहाँ कंडीशन दी गई है कि यह ए ओवर ए प्राइम इस बी ओवर बी प्राइम के इक्वल नहीं है। तो उस स्थिति में अन्यथा यह केवल सब्स्टिट्यूट करके हम सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले किया है इक्वेशंस को सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। लेकिन यहाँ यह कंडीशन दी गई है कि इसका मतलब है कि हमें यहाँ थोड़ा और करना है। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन लेते हैं कि x x प्लस एच के इक्वल है और हम y को y प्लस के इक्वल लेते हैं। यहाँ नया वेरिएबल बड़ा x और यह बड़ा y है। तो अब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ बदल रहे हैं। x x प्लस h है और यह y डिपेंडेंट वेरिएबल भी y प्लस के रूप में है। अब इन सब्स्टिट्यूशन के होने से अब यह h और k कांस्टेंट हैं और हमें इन कांस्टेंट को इस तरह चुनना होगा कि यह इक्वेशन होमोजीनियस हो जाए, क्योंकि वर्तमान में यह इक्वेशन यहाँ इन कांस्टेंट टर्म्स के कारण होमोजीनियस नहीं है। तो इन इक्वेशन को हम अब इस h और k को चुनेंगे ताकि यह इक्वेशन अब होमोजीनियस हो जाए। यदि हम इसे पहले यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं कि क्या होगा। तो हमारे पास यह रिलेशन y y प्लस के इक्वल है, वहाँ से हम इस dy ओवर dx को प्राप्त कर सकते हैं। हम आसानी से इस dy ओवर dx के इक्वल g बड़ा y ओवर बड़ा y x का फंक्शन है और फिर यहाँ बड़ा x और फिर बड़ा x x का फंक्शन है। तो हम यह कर सकते हैं और dx ओवर x 1 होगा। तो यह रिलेशन dy ओवर dx इक्वल dy ओवर इस बड़े x के ऐसे ही रहेगी। हमने यहाँ लिखा है। तो अब इसके द्वारा यहाँ dy ओवर dx इक्वल dy ओवर b बड़ा x और अब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यह dy ओवर dx t बड़ा y ओवर d बड़ा x से रिप्लेस हो जाएगा और फिर यह x और y हमें यहाँ भी x और y सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यहाँ नया एक्सप्रेशन x और y के टर्म्स में हो सकता है, लेकिन फिर हमारे पास यह भी है a h प्लस b के प्लस c और यहाँ a प्राइम h प्लस b प्राइम के प्लस यह c प्राइम है। और अब आइडिया यह है कि हम इसे यहाँ सेट करेंगे। हम सेट करेंगे क्योंकि h और k हमें चुनने की आवश्यकता है, इसलिए हम इसे चुनेंगे ताकि यह शून्य हो जाए और यह भी शून्य हो जाए। तो एक बार हमारे h और k हमने चुना है तो ये दो एक्सप्रेशंस यहाँ गायब हो जाए। यहाँ हमारा इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन के रूप में बन जाएगा और यही लक्ष्य है। इसलिए इन दो टर्म्स को शून्य के इक्वल सेट करके अब क्या होगा? ए एच प्लस बी के प्लस सी शून्य के इक्वल है और यह भी ए प्राइम एच प्लस बी प्राइम के प्लस सी प्राइम शून्य के इक्वल है, जो कि ऐसे एच और के को खोजने के लिए हमेशा संभव है, क्योंकि ये इक्वेशंस हमेशा सॉल्व करने योग्य होते हैं। यदि हम देखते हैं इस ए के डिटर्मिनेंट और यहाँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ ए बी और ए प्राइम बी प्राइम इस एच और के लिए अज्ञात हैं, तो यह डिटर्मिनेंट है जो नॉन ज़ीरो है। वह कंडीशन पहले से ही इक्वेशन में दी गई है, जिसका अर्थ है कि हम हमेशा इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। ये सॉल्व करने योग्य इक्वेशन हैं और वास्तव में यहाँ यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। अब हम h और k की वैल्यू इस प्रकार प्राप्त करेंगे कि ये टर्म्स खत्म हो जाएंगे और फिर हमारे पास ये रिलेशन पहले से ही हैं जिन्हें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो हमारा इक्वेशन अब dy ओवर dx इंटू एक्स प्लस बी वाई ए प्राइम एक्स प्लस बी प्राइम y में कन्वर्ट होगा और यह इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है जिसे हम x और y में y ओवर x होमोजीनियस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम इस टेक्निक का उपयोग करके सॉल्व कर सकते हैं जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर का लास्ट उदाहरण करते हैं। तो यहाँ हमने मान लिया कि
यह x इक्वल है x प्लस एच और y प्लस के इक्वल है, और इसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं जैसा कि पहले चर्चा की गई थी। तो फिर हमारे पास यह h प्लस से 2 के माइनस 3 n 2 h प्लस के माइनस 3 है। तो यहाँ यह के वास्तव में छोटा के है जैसा कि यहाँ दिया गया है। तो अब हम इसे 0 पर सेट करेंगे और इसे भी 0 पर और h और के लिए सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास यह h प्लस 2 के माइनस 3 0 के इक्वल है और यह 2h प्लस के माइनस 3 0 के इक्वल है। यहाँ से हम h इक्वल 1 और के इक्वल 1 प्राप्त करेंगे। तो यह इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। h 1 के इक्वल भी है, जो अन्य इक्वेशन को संतुष्ट करता है। इसका मतलब है कि हमारा सब्स्टिट्यूशन यह बड़ा x इक्वल x माइनस 1 है और बड़ा y इक्वल y माइनस 1 है। और अब हम इस इक्वेशन में स्वाभाविक रूप से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यह टर्म 0 है। हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है जिसे हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमें फिर से इस y को vx के इक्वल सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है जैसा कि होमोजीनियस इक्वेशन के लिए पहले बताया गया है। और फिर यह हमें इस बड़े y और बड़े x के टर्म्स में dy ओवर dx v प्लस x dv ओवर dx देगा। और अब हमारे पास पहले से ही यह है कि dy ओवर dx यह हमारी यह इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है। हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया है जो इस dy ओवर dx इक्वल v प्लस x dv ओवर dx है। तो हम अब वापस इक्वेशन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमें यह इक्वेशन मिलेगी जो एक सेपरेबल इक्वेशन है। और अब हम इस बड़े x को राइट हैंड साइड और इस v को लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास dx ओवर x है और यह 2 प्लस v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर यहाँ है। तो यह टर्म यहाँ 2 प्लस v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर जो इस dv पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ आएगा, क्योंकि यह 1 माइनस वी स्क्वायर हम 1 माइनस वी और 1 प्लस वी लिख सकते हैं और फिर हम यह पार्शियल फ्रैक्शंस आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का परिणाम है और फिर हम v के संदर्भ में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ इसे इंटीग्रेट करके हम log x और यह कांस्टेंट यहाँ log c और इक्वल इस हाफ यहाँ log 1 प्लस v माइनस 3 यह हाफ बाहर है, इसलिए यह माइनस साइन के कारण यहाँ केवल माइनस 3 है और log 1 माइनस v हम मान लेते हैं यह कांस्टेंट है, अन्यथा हमें इसे पॉजिटिव नंबर लेना होगा। अन्यथा हमें मॉड्यूल भी लेने होंगे, इसलिए हमारे पास यहाँ 2 टाइम्स है। ये 2 वहाँ जाएगा और यह log c x इस log 1 प्लस v ओवर इस 1 माइनस v क्यूब के इक्वल है और यहाँ से हमें यह x स्क्वायर c स्क्वायर 1 प्लस v ओवर 1 माइनस v होल क्यूब के इक्वल होगा। और फिर हमें इस v को y माइनस 1 ओवर x माइनस 1 के रूप में सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह h और k यह k था और यह h था जो इस y और x के टर्म्स में v था, जिसे यहाँ बड़ा y ओवर बड़ा x के रूप में दिया गया था। तो बड़ा y माइनस 1 और बड़ा x माइनस 1 है। तो अंत में इस v को हमें x और y के रिलेशन को प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा, इसलिए इसे सब्स्टिट्यूट करने से हमें यह c स्क्वायर x माइनस वाई क्यूब x प्लस वाई माइनस 2 के इक्वल है मिलेगा। इसका सॉल्यूशन x इम्प्लीसिट फॉर्म में लिखा गया है। अब दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। तो आज हमने वेरिएबल्स के सेपरेबल के बारे में सीखा है। तो यह एक तरह की समीक्षा थी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इन सभी टेक्निक्स से पहले से ही अवगत हैं। और हमने फिर से वेरिएबल फॉर्म के सेपरेबल के लिए रिड्यूसिबल इक्वेशन के बारे में भी चर्चा की है। हमने होमोजीनियस इक्वेशन और होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करने योग्य इक्वेशन पर भी चर्चा की है। इन संदर्भों का उपयोग किया गया है और अटेंशन के लिए धन्यवाद।